हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलिए हम ड्रामा शुरू करते हैं। ड्रामा के शुरुआत में हम हमारे फीमेल लीड माओ को देखते हैं, जो कि बार में ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उस पर गुस्सा करते हुए चिल्लाती है कि तुमने बोला था तुम्हारे पास पैसे हैं, तुमने अभी तक भेजे क्यों नहीं। और बोलती है तुम्हें क्या लगा तुम लास वेगास चली जाओगी तो तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इस पर माओ बोलती है कि मैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे प्रोफेसर ने भेजा है डाटा रिसर्च करने के लिए। अगर मैंने डाटा रिसर्च करके नहीं दिया तो मुझे डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर देंगे। और वैसे भी आप पहले ही मेरी स्कॉलरशिप के पैसे ले चुकी हैं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि मेरी फीस भरने के भी पैसे नहीं है, तो आप मुझसे और पैसे कैसे मांग सकती हैं। तो उसकी मॉम बोलती है अगर क्या हुआ, मैंने तुम्हारी स्कॉलरशिप के पैसे ले भी लिए, मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। और वो बोलकर कॉल कट कर देती है। माओ थोड़ी सैड हो जाती है और वो ड्रिंक करती है। फिर यहाँ पर हम हमारे मेन लीड को देखते हैं, जो ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी फैमिली के पास इतना पैसा है, फिर भी तुम यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर क्यों काम कर रहे हो। इस पर जियान बोलता है मैं उन बोरिंग ब्लाइंड डेट से बचना चाहता हूँ और मुझे लड़कियां पसंद नहीं आती। तो उसका फ्रेंड बोलता है मैं भी देखना चाहता हूँ मिस्टर गू की नजरें किस लड़की पर टिकती हैं। तो जियान बोलता है तुम इस बोरिंग टॉपिक को बंद करो, और बोलता है तुम्हें मेरी नहीं खुद की फिक्र करनी चाहिए, कहीं तुम्हारे डैड तुम्हें इस लग्जरी लाइफ को छुड़वाकर चाइना वापस ना भेज दे। तभी हाथ उसके ड्रिंक में कुछ मिला देता है और जैसे ही जियान वाइन पीता है तो उसे नशा होने लगता है। और वो उसके फ्रेंड को पूछता है कि तुमने वाइन में क्या मिलाया था। तो वो बोलता है कि मुझे ब्लेम मत करना, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तुम्हारी मॉम के बोलने पर। तुम्हारी मॉम चाहती है कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए, तुम्हें तो किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इसलिए मुझे ये मजबूरी में करना पड़ा। और उसका दोस्त वहाँ पर कुछ लड़कियों को बुलाता है और बोलता है तुम्हें इन लड़कियों में से जो भी लड़की पसंद हो वो देख लेना, और मैं जा रहा हूँ तुम्हारी फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो लड़कियां जियान के पास आकर बैठती हैं। वो वहाँ से निकलता है। तभी वो माओ से टकरा जाता है और उसे बोलता है मैं तुम्हारे लिए रेस्पॉन्सिबल रहूंगा, और उसे वही किस करता है। माओ भी नशे में होती है और फिर वो दोनों होटल में आ जाते हैं और वो उसे किस करने लगता है। माओ बोलती है मैं ये सब नहीं कर सकती, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। जियांग बोलता है मैं शादी तक वेट नहीं कर सकता, और वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह जब माओ की आंख खुलती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि मैंने किसके साथ रात बिताई है और मैंने पिछली रात को क्या किया। फिर वो चुपके से वहाँ से जाने लगती है। तभी जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है। वो डर जाती है, उसे लगता है कि वो उठ गया, लेकिन वो नींद में होता है। फिर वो अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से निकलती है। फिर वो एक जगह बैठकर सोचने लगती है आखिर में इसके साथ कैसे आई। और वो याद करने लगती है कि कल वो चर्च में भी गई थी और उसने शादी भी कर ली। और वो सोचती है नहीं ये सच नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आखिर मैं किसी भी लड़के को बिना देखे कैसे शादी कर सकती हूँ। और फिर वो खुद से कहती है कि वैसे भी चाइना में मैरिज सर्टिफिकेट के बिना शादी तो मान्य ही नहीं है। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर हान आता है और उसे बोलता है क्या तुम उन लड़कियों में से हो जिसको मैंने लास्ट नाइट जियांग से इंट्रोड्यूस करवाया था। वो कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है और वो चाइना से अपनी कंट्री आ जाती है। इधर हम देखते हैं जियांग की नींद खुलती है। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड हान आ जाता है और वो बोलता है कि कल रात जो मैंने तुम्हारे लिए लड़कियां अरेंज की थी, तुम्हें उसमें से कोई भी अच्छी नहीं लगी, तुमने खुद ने ही अपने मन से किसी और लड़की को पसंद कर लिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं जा रहा हूँ तुम्हारी फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए कि तुम एकदम नॉर्मल लड़के हो और वो तुम्हारे लिए एक अच्छी सी डेट अरेंज करेंगे। तो जियान इसके लिए मना करता है और बोलता है मैंने पिछली रात शादी कर ली है। उसका दोस्त बोलता है अच्छा उसी लड़की के साथ जो अभी भाग चुकी है। और वो बोलता है फिर वो भागी क्यों है। इस पर जियांग कहता है शायद उसे पता नहीं होगा, यहाँ पर गॉड के सामने शादी करने से शादी रियल होती है और एकदम लीगल होती है। फिर हम जियांग को देखते हैं जो एक किताब पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आता है और उसे बताता है कि उस रात वाली लड़की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। मुझे उस लड़की का नाम तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता चला है कि वो टिसुआ यूनिवर्सिटी में स्टडी करती हैं। वो बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और बोलता है आके यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर दो, मैं एज अ फिजिक्स प्रोफेसर वहाँ आने वाला हूँ। इधर हम माओ को देखते हैं। उसकी फ्रेंड बोलती है क्या तुम्हें अभी तक पास नहीं किया प्रोफेसर ने। तो माओ बोलती है कि प्रोफेसर ने मुझे 11वीं बार डाटा कंप्लीट करने के लिए बोला है, अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगी। इधर हम माओ को देखते हैं।
हैं जो अपना पेपर कंप्लीट कर रही होती है। तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे पैसे भेजने के लिए बोलती है और बोलती है तुम्हारे भाई की टांग टूट गई है तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। माओ कहती है मॉम मैंने आपको सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं अपने स्कॉलरशिप के, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा और मैं पार्ट टाइम जॉब करके जो पैसे कमाती हूँ वो मेरे ट्यूशन फीस के लिए भी इनफ नहीं है और मैं पैसे बचाने के लिए दिन में सिर्फ एक बार खाती हूँ वो भी ब्रेड और अंडा। यहाँ तक कि मैंने अपना कंप्यूटर भी अपने सीनियर से सेकेंड हैंड खरीदा है। तो उसकी मॉम बोलती है तो तुम्हारे पास अब्रॉड जाने के पैसे कहाँ से आए, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे स्कूल में आकर हंगामा करने वाली हूँ। तभी वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड आती है और वो बोलती है एक ब्रेकिंग न्यूज है, हमारे स्कूल में एक हैंडसम से प्रोफेसर आने वाले हैं। लेकिन माओ सैड होती है तो उसकी फ्रेंड पूछती है क्या हुआ, तुम्हारी मॉम ने फिर से तुमसे पैसे मांगे? माओ बोलती है हाँ। उसकी फ्रेंड बोलती है एक मेरी फैमिली है जो हर बार मुझे कॉल करके पूछती है कि कहीं पैसे तो कम नहीं पड़ रहे हैं, नहीं तुम्हारी फैमिली है। और वो बोलती है कि मैं तुम्हें शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती है जाने दो इन बातों को, मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताती हूँ, हमारे स्कूल में जो प्रोफेसर आने वाले हैं वो बहुत ही हैंडसम है। इस पर माओ कहती है जो प्रोफेसर मुझे पास करेगा वही मेरे लिए सबसे हैंडसम होगा। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है अरे तुम तो लास वेगास गई थी ना, क्या तुम्हें वहाँ पर कोई हैंडसम सा लड़का मिला? ये सुनकर वो जियांग के साथ जो मोमेंट्स हुए थे उसको याद करने लगती है और वो अपना फ्रेंड को बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी फ्रेंड बोलती है देखो तुम्हारा फेस कितना रेड हो रहा है, लगता है तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। वो बोलती है मुझे अभी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे ग्रेजुएशन करनी है। उसकी फ्रेंड बोलती है तुम्हें तो पता है हमारे स्कूल के सारे हैंडसम लड़के तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और इसी वजह से तो हमारी दोनों रूममेट तुमसे बहुत ही ज्यादा जलन फील करती है। माओ कहती है पहले तो मुझे अपना ग्रेजुएशन का पेपर कंप्लीट करना है और ग्रेजुएट होने के बाद मुझे एक जॉब भी ढूंढनी है। उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ और फिर वो खुद ही मन में सोचने लगती है ये उस रात क्या हुआ था, मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं आ रहा, सब धुंधला धुंधला लग रहा है। मैं उस रात चर्च गई थी उस आदमी के साथ और मैंने वहाँ शादी कर ली और वो फिर मुझे रूम में वापस लेकर आ गया। तभी वहाँ पर वो दोनों जलनखोर लड़कियां जाती हैं और बताती हैं कि सभी लड़कियां उनको प्रोफेसर बनाने के लिए मरी जा रही हैं और किसी को क्या पता था ये मौका डायरेक्ट माओ को मिलेगा। माओ अपने लैपटॉप पर चेक करती हैं और अपनी फ्रेंड को बताती हैं कि हाँ मेरे प्रोफेसर चेंज हो गए और वो बहुत ही खुश होती हैं। और वो दोनों क्लासमेट्स उसे डराने लगती हैं कि मिस्टर गू भी पहले वाले प्रोफेसर की तरह बहुत ही स्ट्रिक्ट और रूड है। और दूसरी वाली लड़की बोलती है तुम फिक्र मत करो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। माओ खड़ी होके बोलती है वो क्या है? वो बोलती है हमें प्रोफेसर को सेड्यूस करना होगा। माओ बोलती है तुम प्रोफेसर को लेकर ये क्या बकवास कर रही हो? वो उसकी रूममेट बोलती है मैं तुम्हें सच में पटाने के लिए थोड़ी बोल रही हूँ। वो कहती है मैंने सुना है मिस्टर गू को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, अगर कोई भी लड़की उनके पीछे पड़ती है वो इसी तरह से उन्हें ग्रेजुएट कर देते हैं ताकि वो उनसे दूर रहे। अगर तुम उन्हें प्रपोज करोगी तो वो तुम्हें खुद से दूर करने के लिए वो तुम्हें ग्रेजुएट कर देंगे। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, अभी तुम्हारे हाथ में है तुम्हें करना है या नहीं करना है। मिस्टर गू तो पहले वाले प्रोफेसर से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो तुम्हें इतना इजीली ग्रेजुएट नहीं होने देंगे। माँ उनकी बातों में आ जाती हैं और फिर वो प्रोफेसर के पास जाती हैं अपना असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। इधर वो दोनों क्लासमेट्स बाहर खड़ी होकर इसका वीडियो बनाने लगती हैं और बोलती है कि हम ये वीडियो पूरे स्कूल को दिखाएंगे कि ये किस तरह से ग्रेजुएट होने के लिए प्रोफेसर को सेड्यूस कर रही है। माँ उन्हें अपना असाइनमेंट सबमिट करवाती हैं। मिस्टर गू उसे देखकर रिजेक्ट कर देता है। माँ सैड हो जाती हैं और बोलती है सर मैंने 11वीं बार इसे री एडिट किया है। मिस्टर गू बोलता है तो आप 12वीं बार भी कर लो। फिर माँ को सोचती है और वो जल्दी से मिस्टर गू को प्रपोज कर देती हैं और बोलती है मैं आपको पसंद करती हूँ, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? मिस्टर गू उसकी ओर देखता है तो उसे याद आने लगता है कि ये तो वही लड़की है और वो जल्दी से उसका हाथ पकड़कर पूछता है क्या तुम लास वेगास गई थी कुछ दिनों पहले? तो माओ डर जाती है और सोचती है कि मैं प्रोफेसर को इस बारे में नहीं बता सकती कि मैं लास वेगास गई थी, वहाँ तो मैंने किसी आदमी के साथ रात भी बिताई है जिसे मैं जानती भी नहीं और मैं ये किसी को भी पता नहीं चलने दे सकती, नहीं तो मेरी इमेज डाउन हो जाएगी। वो उससे बोलती है नहीं मैं तो लास वेगास नहीं गई थी। फिर मिस्टर गो सोचता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ और वो अपने चेयर पर बैठ जाता है। माँ उसे बोलती है सर मेरे पेपर का क्या? तो मिस्टर गो बोलता है कि शायद तुम भूल गई हो, मैंने तुम्हें ये रिवाइज करने के लिए बोला है। तो माओ कहती है मैं आपको पसंद करती हूँ। तो मिस्टर गो कहता है तुम तो मुझसे पहली बार मिली हो और तुम मुझे पसंद भी करने लग गई। तो वो कहती है हाँ मुझे आपको देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया। और वो मन में सोचती है कि जल्दी से ये मुझ पर गुस्सा करे और मुझे
दूर हटाने के लिए पेपर को अप्रूवल दे दे और मैं जल्दी से ग्रेजुएट हो जाऊँ। इधर हम दोनों क्लासमेट्स को देखते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि इसने तो सच में सर को कन्फेस ही कर दिया। अभी वहाँ पर माओ की बेस्ट फ्रेंड रेन आती है और वो उन पर गुस्सा करती है कि आखिर तुम लोग माओ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो कहती है धीरे बोलो, हमें वीडियो बनाने दो। रैन बोलती है तुम लोगों को पता है ना कि वो ग्रेजुएट होना चाहती है, वो कितनी प्रॉब्लम फेस कर रही है। वो बोलती है इसे हमें क्या करना है, वो है ही इतनी बेवकूफ जो हमारी बातों में आकर प्रोफेसर को अपना लव कन्फेस कर रही है। इधर हम मिस्टर गू को देखते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। माओ बोलती है हाँ मैं आपको पसंद करती हूँ। तो मिस्टर गू खड़ा होता है तो माओ थोड़ा घबरा जाती है और वो थोड़ा डगमगा जाती हैं और नीचे गिरने लगती हैं। तभी मिस्टर गू उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं लेकिन वो भी गिर जाते हैं और दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। जिजेंग मन में सोचता है कि इस लड़की की स्मेल तो थोड़ी फेमिलियर सी लग रही है, मुझे लगता है ये उसी रात वाली लड़की है। तब दोनों खड़े हो जाते हैं। माओ भी मन में सोचती है मिस्टर गू मुझे इतने फेमिलियर से क्यों लग रहे हैं। वो मिस्टर गू को सॉरी कहती हैं। मिस्टर गू उसका हाथ पकड़कर चेक करने लगते हैं और उसके हाथ पर कोई निशान नहीं होता। मिस्टर गू को लगता है शायद उससे कोई गलतफहमी हुई है, ये वो लड़की नहीं है। तभी उसे बाहर से कुछ लड़कियों की आवाज आती है तो मिस्टर गू जल्दी से बाहर जाता है और वो उन दोनों को देखता है और पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो। और वो उनसे उसका फोन मांगता है और देखकर बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पर वीडियो बना रही हो। मिस्टर गू उन्हें ऑफिस में ले जाता है और उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। वो बोलती है कि हम आपकी वीडियो नहीं बना रहे थे, हम तो बस माओ का असली चेहरा सबके सामने लाना चाहते थे। तो माओ की फ्रेंड रैन बोलती है कि तुम लोगों ने ही माओ को ये सब करने के लिए बोला है। माओ ने खुद के मन से प्रोफेसर को लव कन्फेस नहीं किया है और तुम लोग इसकी वीडियो बनाकर स्कूल में इसको बदनाम करना चाहते थे। तो बाई बोलती है तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मैंने ऐसा कब बोला था करने के लिए, और ये क्या बेवकूफ है जो मेरे बोलने पर आकर प्रोफेसर को अपना लव कन्फेस करेगी। ये कोई बच्ची नहीं है और इसे मेहनत करके पास नहीं होना, ये सब ट्रिक्स करके प्रोफेसर को पटाकर ही पास होना चाहती है। तो माओ उस वक्त गुस्सा कर चिल्लाती है कि तुमने ही मुझे ऐसा करने के लिए बोला था और अब तुम प्रोफेसर के सामने झूठ बोल रही हो। तुमने ही तो बोला था कि अगर मैं प्रोफेसर को अपना लव कन्फेस कर दूंगी तो मुझे नजरों से दूर हटाने के लिए ग्रेजुएट कर देंगे। जेंग बोलता है अच्छा तो तुमने ग्रेजुएट होने के लिए अपना झूठा लव कन्फेस किया है, आखिर मैं तुम्हें कैसे पास कर दूं जब तुम्हारा काम ही अच्छा नहीं है। और बोलता है अगर मुझे किसी को दूर करना ही होता तो मैं तुम्हें दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देता। माओ ऐसा करने से मना करती है और बोलती है प्लीज प्रोफेसर ऐसा मत करना, मुझे खुद पे बिलीव है मैं इस बार फेल नहीं होने वाली। अगर मुझे पहले वाले प्रोफेसर इतनी बार फेल नहीं करते तो मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करती। तो वो दोनों रूममेट्स कहती हैं अच्छा तो फिर तुम इतनी बार फेल क्यों हुई, अगर तुमने पेपर इतना ही अच्छा किया था तो क्या पता पिछली बार भी तुमने प्रोफेसर के साथ ऐसी ही हरकत की होगी, तभी तो तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिली थी। तो माओ कहती है स्कॉलरशिप मुझे मेरी मेहनत से मिली है, तुम मेरे ऊपर गलत इल्जाम मत लगाओ। इसमें माओ की फ्रेंड रैन भी उसका साथ देती है और बोलती है तुम दोनों ने अब तक माओ को बहुत ही परेशान किया है, माओ ने अपनी मेहनत से ही स्कॉलरशिप जीती है और उसने बहुत अच्छे से स्टडीज की है, इसलिए उसने अभी तक किसी को भी डेट नहीं किया है। ये सुनकर मिस्टर गू दोनों पर गुस्सा होता है और बोलता है अच्छा तो तुम दोनों ने पहले भी इस लड़की को बुली किया है। वो दोनों अपनी गलती नहीं मानती हैं और बोलती हैं कि प्रोफेसर ये दोनों झूठ बोल रही है, ये दोनों मिले हुए हैं। आखिर हम ये कैसे मान ले कि माओ स्टडीज के लिए जाती थी, वो तो लेट नाइट आती थी और कहती थी कि वो लाइब्रेरी से आई है, हमें क्या पता वो कैसे गंदे काम करके आती है। इस पर मिस्टर गू कहता है अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, तो हम लाइब्रेरी की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाएंगे, इससे साफ हो जाएगा कि वो स्टडीज करती थी या नहीं। लेकिन अगर मुझे सच पता चला कि तुम दोनों इस पर झूठा इल्जाम लगा रही हो तो मैं तुम दोनों को छोड़ने वाला नहीं। वो दोनों कहती है प्रोफेसर इस लड़की ने आपको अपना लव कन्फेस किया है, फिर भी आप इसकी साइड ले रहे हो। इस पर प्रोफेसर कहता है मैं बस सही का साथ दे रहा हूँ। फिर प्रोफेसर माओ को बोलता है क्या तुम तैयार हो सीसीटीवी फुटेज चेक करवाने के लिए। वो बोलती है हाँ मैं खुद को इनोसेंस प्रूव करके रहूंगी। प्रोफेसर बोलता है ठीक है, अगर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद तुम सही हुई तो मैं इन दोनों पर एक्शन लेने वाला हूँ। तभी वो जाने लगते हैं तो वो दोनों क्लासमेट्स उन्हें रोकती हैं और बोलती हैं सर सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसकी बेइज्जती नहीं करना चाहते थे, इसने आपको लव कन्फेस किया है, अगर हम चाहते तो सभी के सामने इसको ऐसे ही बदनाम कर सकते हैं। मिस्टर गू बोलता है
तुम लोगों को ये कैसे पता था कि वो मुझसे लव कन्फेस करने वाली है? इसका मतलब तुम दोनों ने ही इसको ऐसा करने के लिए बोला था। वो दोनों अपनी सफाई में कहती है हम तो बस ऐसे ही वीडियो बना रहे थे, ये तो बस कोइंसिडेंट था। इस पर मिस्टर गू बोलता है अब झूठ बोलना बंद भी कर दो, मुझे सब पता चल गया है, ये सारी गंदी हरकत तुम दोनों की ही है, अब मैं तुम्हें पनिश करूंगा। तो बाई कहती है हम दोनों को ही क्यों सजा मिलेगी, माओ को भी तो सजा मिलनी चाहिए। मिस्टर गू बोलता है हाँ पनिशमेंट तो उसे भी मिलेगी, अब से मैं इसका प्रोफेसर नहीं रहूंगा। ये सुनते ही माओ उसे सॉरी कहती है और बोलती है प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे वापस पिछले वाले प्रोफेसर के पास नहीं जाना है, वो मुझे ग्रेजुएट नहीं होने देंगे। इस पर मिस्टर गू बोलता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है और अब तुम सब यहाँ से बाहर चले जाओ। वो दोनों जाने लगती हैं। तभी बाओ माओ से कहती है तुम्हें तो वापस अप्लाई कर देना चाहिए प्रोफेसर चेंज करने के लिए। इस पर वो दूसरी क्लासमेट बोलती है प्रोफेसर चेंज करने से भी इसका कुछ नहीं होने वाला, इसकी तो किस्मत ही फूटी हुई है, ये कभी ग्रेजुएट नहीं होने वाली। जब इस बारे में सभी क्लासमेट्स को पता चलेगा कि ये फिर से फेल हो गई तो सभी इसका कितना मजाक उड़ाने वाले हैं। इस पर माओ की फ्रेंड रैन बोलती है नहीं ये पास होकर दिखाएगी। इस पर बाई कहती है अच्छा लास्ट टाइम मैं प्रोफेसर के बोलने पर लास वेगास गई थी रिसर्च करने के लिए, लेकिन क्या हुआ फिर भी तो ये फेल ही हो गई और ये कभी पास नहीं होगी। ये सुनकर मिस्टर गू हैरान हो जाते हैं और बोलता है क्या ये लास वेगास गई थी? तो वो कहती है हाँ अभी कुछ दिनों पहले वापस ही आई है। तभी मिस्टर गू से पूछने लगता है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? इस पर वो दोनों क्लासमेट्स बोलती है वैसे वहाँ पर ये जरूर कुछ गलत काम करके आई है, क्योंकि वहाँ से आते ही उसके नेक पर कुछ बाइट्स के निशान मिले हैं और इसने खुद को टॉयलेट में बंद भी कर लिया था। मिस्टर गू समझ जाता है और बोलता है यानी तुम वही लड़की हो, और वो माओ के नेक पर वो निशान भी देखता है और पूछता है कि ये कैसे आया? वो कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मिस्टर गू पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला फिर कि तुम लास वेगास नहीं गई थी? इस पर वो दोनों क्लासमेट्स बोलती है प्रोफेसर हमने तो आपको पहले ही बताया था इसने किसी के साथ नाइट स्पेंड की है, ये बहुत ही ज्यादा झूठी है और इसके मुंह से सिर्फ झूठ ही निकलता है, इसी वजह से हमने इसका असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए ही इसे लव कन्फेशन वाला आइडिया दिया था। इस पर मिस्टर गू उन दोनों पर गुस्सा करता है और बाहर जाने के लिए बोलता है। वो सभी वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन मिस्टर गू माओ को रोकता है और उसे कहता है मुझे सब सच सच बताओ, मुझे झूठ पसंद नहीं। माओ थोड़ा डर रही होती है और सोचती है अगर मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया तो ये सोचेंगे कि वो दोनों क्लासमेट्स मेरे बारे में सही बोल रही थी और मैं उस टाइप की लड़की हूँ। उसके कुछ भी ना बोलने पर मिस्टर गू समझ आता है कि हाँ सच में ये वही लड़की है और उसे बोलता है ठीक है अब तुम जा सकती हो। तो वो शॉक हो जाती है और सोचती है क्या ये मुझे और ज्यादा परेशान नहीं करने वाले। मिस्टर गू कहता है क्या तुम नहीं जाना चाहती या फिर तुम्हें वापस से अपना कन्फेशन कंटिन्यू करना है? तो माओ कहती है सब मेरा बिल्कुल भी वो मतलब नहीं था। वो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा वर्क फिर से रिव्यू करूंगा, अब मैं जानबूझकर तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला। माओ कहती है लेकिन अभी तो आपने बोला था कि आप मेरे प्रोफेसर चेंज कर देंगे। इस पर मिस्टर गू बोलते हैं अच्छा तो तुम चाहती हो क्या मैं तुम्हारे प्रोफेसर चेंज कर दूं? वो बोलती है नहीं नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, मैं तो बस आपकी स्टूडेंट बनना चाहती हूँ क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत ही शानदार प्रोफेसर है, मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे आप जैसे प्रोफेसर मिले। इस पर मिस्टर गू कहता है ठीक है मैं तुम्हारा पेपर रिव्यू करके बताऊंगा, तुम अब जा सकती हो। वो उसे थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर गू के पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मुझे उस लड़की के बारे में सब पता चल गया है, वो आपके ही कॉलेज में फिजिक्स डिपार्टमेंट में है। मिस्टर गू बोलता है जस्ट मुझे अभी ही उस लड़की के बारे में पता चला है। उसका फ्रेंड बोलता है अब आगे तुमने क्या सोचा है, तुम्हें क्या करना है? इस पर वो कहता है वो लड़की अभी बहुत ही छोटी है इसलिए मैं अभी उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। तो उसका फ्रेंड बोलता है मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ और ये बात मैं तुम्हारी फैमिली को बताने जा रहा था। तो वो बोलता है कि इस बारे में मेरी फैमिली को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए और ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। इधर हम देखते हैं उसका फ्रेंड तो उसके घर पर ही होता है और वो पहले से ही उसकी मॉम को सब कुछ बता चुका होता है और उसकी मॉम बहुत गुस्सा करती है और कहती है आखिरकार मुझे मेरी बहू मिल ही गई है, ये है कि मुझे उससे मिलवाना ही नहीं चाहता, अब मुझे खुद ही जाकर अपनी बहू को देखना पड़ेगा, आखिर मेरा भी तो हक है अपनी बहू को देखने का। तो हान उन्हें ऐसा करने से मना करता है कि आंटी आप बिल्कुल भी ऐसा मत करना, नहीं तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो जाएगा। पर उसकी मॉम नहीं मानती और बोलती है कि मैं आज ही अपनी बहू से मिलने जा रही हूँ। इधर हम देखते हैं कि माओ अपने हॉस्टल रूम में जा रही होती है, तभी वो दोनों रूममेट्स उस पर गुस्सा करती हैं और चिल्लाती हैं कि तुम कितनी सेमलेस हो, जो इतना कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पर वापस आ गई। तो रैन कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम प्रोफेसर चेंज करने के लिए फिर से अप्लाई करना, कोई ना कोई प्रोफेसर तुम्हें जरूर अपनी स्टूडेंट बना लेगा। तो वो दोनों रूममेट्स बोलती हैं ये ड्रीम देखना बंद कर दो, कोई भी
प्रोफेसर तुम्हें अपने स्टूडेंट नहीं बनाना चाहेगा। इस पर माओ की फ्रेंड बोलती है, तुम दोनों ऐसा कैसे बोल सकती हो। माओ अपनी फ्रेंड को बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मिस्टर गो ने पेपर रिव्यू करने के लिए मुझे बोला है। ये सुनकर रैन खुश हो जाती है और कहती है कि लेकिन उन्होंने तो इसके लिए मना कर दिया था। तो माओ कहती है उन्होंने मना तो किया था लेकिन उन्होंने अपना मन बदल लिया है। वो दोनों क्लासमेट्स बोलती है तुम तो झूठ बोल रही हो, आखिर प्रोफेसर गु तुम्हें कैसे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए रेडी हो गए। तुमने तो उन्हें प्रपोज भी किया था, इसके बाद भी उन्होंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लिया। तुम तो कितनी झूठी हो। अगर हम तुम्हारी जगह होते तो अपना चेहरा किसी को नहीं बताते, इतना सब कुछ होने के बाद में। और वो उसे धक्का देती है तो माओ के पेट में दर्द होने लगता है। तो वो दोनों रूममेट्स बोलती है ये नाटक करना बंद करो, मैंने तो इतना धीरे से तुम्हें धक्का दिया था। उसकी फ्रेंड बोलती है तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। माओ वॉशरूम जाने लगती है, तभी उसकी फ्रेंड बोलती है तुम्हारे पीछे ब्लड लगा हुआ है। उसमें से एक क्लासमेट बोलती है एक लड़की को अपने पीरियड के बारे में कैसे पता नहीं हो सकता, मुझे तो गड़बड़ लग रही है। माओ और उसकी फ्रेंड वॉशरूम में जाती हैं तो वो दोनों लड़कियां भी उसके पीछे पीछे आ जाती हैं और बोलती हैं मुझे तो लगता है ये प्रेग्नेंट है और इसका मिसकैरेज हुआ है। ये सुनकर माओ थोड़ा घबरा जाती है और सोचती है क्या मैं सच में प्रेग्नेंट तो नहीं, मुझे तो इस बच्चे के डैड के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो माओ की फ्रेंड बोलती है तुम दोनों ये क्या बकवास कर रही हो, यहाँ से चली जाओ। माओ अपनी फ्रेंड से बोलती है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो माओ की फ्रेंड बोलती है चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। फिर वो दोनों क्लासमेट्स उसे पकड़कर बाहर लेके आती है ताकि उसकी बेइज्जती कर सके। तो माओ कहती है तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, सब दिन मुझे परेशान करती रहती हो। वो कहती है ताकि हम सीनियर की नजरों में तुम्हें गिरा सके और वो तुम्हें पसंद ना करे। अभी हमें मिस्टर गू की मॉम को दिखाया जाता है जो उसके फ्रेंड से बात कर रही होती है और बोल रही होती है मेरी बहू वही है ना जो हाइट में छोटी सी है और उसके बाल भी छोटे हैं। तो हान कहता है हाँ आंटी वही है। वो बोलता है आंटी प्लीज आप वहाँ से वापस आ जाओ, अगर गू को पता चला तो वो बहुत ही गुस्सा करेगा क्योंकि उसने अभी तक उस लड़की को भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया है। गू की मॉम कहती है अगर मैं अपनी बहू से नहीं मिलूंगी तो वो मुझे कभी नहीं मिलवाने वाला और बहुत मुश्किल से वो किसी लड़की के क्लोज गया है और अब ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी, इसे तो अपनी बहू बनाकर ही रहूंगी। तभी बाई माओ को पुश कर देती है और वो नीचे गिर जाती है। माओ के पेट में दर्द होने लगता है, तभी वहाँ पर सीनियर भाग कर आता है और उसे उठाता है और बाई पर गुस्सा करता है कि आखिर तुमने इसे धक्का क्यों दिया। वो कहने लगती है सीनियर आप इसे एक गुड गर्ल समझ रहे हो लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये लास वेगास गई थी और वहाँ पर किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड करके आई है और अब इसका मिसकैरेज हो गया है। तो माओ की फ्रेंड बोलती है ये सब झूठ है। तो बाई कहती है अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो चलो मेरे साथ हॉस्पिटल में चेक करवाते हैं, सब सच सामने आ जाएगा। वो सीनियर माओ की साइड लेता है और कहता है तुम उसके ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तो बाई कहती है सीनियर आप इस लड़की का पक्ष क्यों ले रहे हो, मेरा यकीन करो। लेकिन फिर भी वो सीनियर माओ का साइड लेता है और उन पर गुस्सा करता है और उन्हें जाने को बोलता है। वो दोनों मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती हैं। उन दोनों के जाने के बाद वो सीनियर माओ से बोलता है तुम्हें क्या हुआ है, चलो मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलता हूँ। तो माओ कहती है नहीं मैं ठीक हूँ और वो रूम में चली जाती है। वो भी उसके पीछे रूम में जाने लगता है लेकिन माओ की फ्रेंड रैन उसे रोकती है और उसे कहती है सीनियर आपकी वजह से सभी लड़कियां इसे बुली करती है क्योंकि आप इसे लाइक करते हो। तो प्लीज जब तक माओ का ग्रेजुएशन नहीं हो जाता है तब तक आप प्लीज उसका वेट करें। इधर मिस्टर गू की मॉम सब खड़ी खड़ी देख रही होती है और खुद से ही कहती है मेरी बहू तो कॉलेज में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, मुझे गू को बताना ही होगा कि जल्दी से जल्दी वो मेरी बहू को घर ले आए, नहीं तो कोई उसे उड़ाकर ले जाएगा। इतनी मुश्किल से तो उसे कोई लड़की पसंद आई है। इधर हम दोनों रूममेट्स को देखते हैं जो गुस्सा होकर रूम में आती हैं। तभी उनकी नजर माओ की मॉम पर पड़ती है। वो पूछती है आप कौन। वो बताती है कि मैं माओ की मॉम हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और मन में सोचती है अब तो बहुत ही मजा आने वाला है जब इसकी मॉम को उसकी सच्चाई पता चलेगी। वो उसकी मॉम को बताते हैं कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है और अब उसका मिसकैरेज हो चुका है। ये सुनकर उसकी मॉम शॉक हो जाती है। और इधर हम माओ को देखते हैं जो हॉस्पिटल होती है और अपनी रिपोर्ट लेती है और वो सोचती है मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और वो उस रात के बारे में याद करने लगती है और बोलती है मुझे तो पता ही नहीं मेरे बच्चे का डैड कौन है। तभी वहाँ पर माओ की माँ आ जाती है और उस पर गुस्सा करते हुए चिल्लाती है और बोलती है मैंने तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था, ना कि ये कांड करने के लिए। वो अपनी मॉम से रिपोर्ट छुपाने लगती है लेकिन उसकी मॉम रिपोर्ट हाथ से छीन लेती है और रिपोर्ट देखती है और बोलती है यानी तुम सच में प्रेग्नेंट हो और उसे मारने लगती है। उससे पूछती है बताओ इस बच्चे का बाप कौन है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाता है और बोलता है मैं हूँ इस बच्चे का बाप, जो भी बोलना है आप मुझे बोल सकती हैं। तो उसकी मॉम बोलती है अच्छा तो तुम हो वो जंगली आदमी, आज मैं तुम दोनों को मार दूंगी और वो उसे एक थप्पड़ लगा देती है। माओ मिस्टर गू को कहती है
प्रोफेसर आप यहाँ से चले जाए, आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो। वो कहता है मैं ये डिजर्व करता हूँ। माओ की मॉम उस पर गुस्सा करती है और कहती है मैंने तुम्हें कॉलेज इसलिए भेजा था क्या कि तुम दूसरे मर्दों के साथ चक्कर चलाओ। तो माओ कहती है कि मैं अपने कॉलेज की फीस अपनी मेहनत की कमाई से भरती हूँ, आखिर मैंने आपसे कब पैसे लिए। उसकी मॉम बोलती है मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है तो तुम्हारे पैसे मेरे पैसे हुए, और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कॉलेज जाने की जरूरत ही क्या है, तुम बस पैसा बर्बाद कर रही हो। तो मिस्टर गू कहता है कि ये इंसान है, आपके पैसे कमाने की मशीन नहीं है। उसकी मॉम कहती है तुम तो चुप ही करो, मैं तुम जैसे मर्दों को अच्छे से जानती हूँ, इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी शादी इससे करवा दूंगी, और मेरे पास बहुत ही सुंदर से लड़के हैं जो मैंने माओ के लिए देख रखे हैं और मैंने उसे बात कर ली है, और मैं माओ की शादी जिससे कराऊंगी वो उसके बदले मुझे 1 मिलियन देने के लिए तैयार है। तो गू कहता है अच्छा तो आप 1 मिलियन में अपनी बेटी को बेच दोगी। तो माओ की मॉम बोलती है अगर तुम्हारे पास 1 मिलियन है तो तुम इसे शादी कर सकते हो, नहीं तो इसे भूल जाओ, मैं अभी इसका अबॉर्शन करवा दूंगी और इसकी शादी करवा दूंगी। तो मिस्टर गू कहता है आखिर आप इसकी माँ है, आप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो माओ की मॉम बोलती है मैंने इसे कितने मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया है, के बदले में 1 मिलियन तो डिजर्व करती ही हूँ। और हाँ तुम होते कौन हो हम दोनों माँ बेटे के बीच में बोलने वाले, अगर तुम्हारे पास 1 मिलियन नहीं है तो यहाँ से चलते बनो। तभी वहाँ पर मिस्टर गू की मॉम आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें 1 मिलियन ही चाहिए ना, तो मैं देने को तैयार हूँ। मिस्टर गू अपनी मॉम को देखता ही रह जाता है। तो माओ की मॉम बोलती है अच्छा तो ये तुम्हारी माँ है। वो उस पर गुस्सा करती है और बोलता है तुम इस आदमी की माँ हो तो फिर ठीक है, तुम्हें मुआवजा देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम लोगों को छोड़ने वाली नहीं। माँ अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, आप इन्हें छोड़ दीजिए। तो उसकी मॉम उसे धक्का दे देती है और वो बेहोश हो जाती है। गू उसे जल्दी से उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। इधर माओ की मॉम हंगामा करने लगती है तो गू की मॉम उसे चुप कराती है, तुम अपनी बेटी के साथ इतना क्रूर कैसे हो सकती हो, तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, तो ये लो 1 मिलियन का 2 मिलियन रखो। और उसे चेक देती है और वो चेक देखती है और बोलती है आखिर ये चेक असली तो है ना। वो बोलती है हाँ बिल्कुल असली है, और ये पैसे लेने के बाद तो अब माओ को परेशान मत करना। इस पर माओ की मॉम बोलती है आखिर तुम लोगों को इस लड़की में ऐसा क्या दिखा जिसके लिए तुम लोगों ने मुझे 2 मिलियन दिए हैं। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं जब माओ को होश आता है मिस्टर गू उसे पूछता है क्या तुम ठीक तो हो, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। वो बोलती है मेरी मॉम कहाँ है और मैं कहाँ पर आई हूँ। मिस्टर गू बोलता है तुम्हारी मॉम ने जब तुम्हें धक्का दिया तो तुम बेहोश हो गई थी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम से बदला ले सकता हूँ। वो बोलती है नहीं वो मेरी मॉम है, आखिर मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं तो बस उनके चंगुल से आजाद होना चाहती हूँ। इस पर मिस्टर गू बोलता है तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें इस तरह से कोई बुली कैसे कर सकता है, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे ऊपर बच्चों की जिम्मेदारियां भी हैं। वो मन में सोचता है कि मुझे इसे ऑफिशियली वाइफ बना देना चाहिए, मुझे अपनी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। वो कहती है आप फिक्र मत करिए प्रोफेसर, मैं वैसे भी इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तो मैं इसे अबॉर्ट करवा दूंगी क्योंकि अभी तो मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं खुद का तो पेट भर नहीं सकती, तो मैं इन बच्चों को कैसे ही पालूंगी। और मन में सोचती है कि मुझे तो इन बच्चों के डैड के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, तो मैं इन बच्चों को आधी अधूरी फैमिली देकर क्या ही करूं। मिस्टर गू बोलता है अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वो बोलती है नहीं प्रोफेसर, अगर मेरे पास पैसे भी होते तो मेरा यही डिसीजन होता, मैं अभी बहुत ही छोटी हूँ, मुझे अपनी लाइफ जीना है और आपने मेरी हेल्प की इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके आगे क्या करना है वो मेरा प्राइवेट मैटर है, तो प्लीज आप इसमें दखल अंदाजी ना करें। ये सुनकर मिस्टर गू थोड़ा सेट हो जाता है और वो कहता है मैं आपके डिसीजन की रेस्पेक्ट करता हूँ। फिर वो उस रूम से बाहर चला जाता है और उसे देखकर उसकी मॉम बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि उनके वंश को बढ़ाने वाला उनका पोता आ रहा है। तभी मिस्टर गू बोलता है कि माँ बच्चे को नहीं रखना चाहती है क्योंकि अभी उसकी स्टडी पूरी नहीं हुई है और वो भी बहुत छोटी है, इसलिए मैंने भी उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो मॉम आप भी प्लीज उसे कुछ भी ना बताए और आप इस मैटर से दूर ही रहे तो अच्छा होगा। उसकी मॉम गुस्सा होने लगती है। गू बोलता है मॉम ये मेरी प्राइवेट लाइफ है तो प्लीज आप इसमें दखल अंदाजी ना करें। उसकी मॉम वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। मिस्टर गू ड्रिंक करने के लिए बाहर में जाता है और वहाँ पर उसका फ्रेंड भी होता है। वो अपने फ्रेंड को सारी बात बताता है। उसका फ्रेंड उसे एक सुझाव देता है कि तुम्हें उसे अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहिए और तुम्हें जाकर उसे बताना चाहिए कि तुम उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हो। फिर अगले दिन हम देखते हैं मिस्टर गू अपने फ्रेंड के साथ कार में कहीं जा रहा होता है। तभी रास्ते में वो देखता है माओ अपने सीनियर
सीनियर से बात कर रही होती है। ये देखकर हान बोलता है, देखो तुम्हारी वाइफ कॉलेज में कितनी ज्यादा फेमस है। लड़के उसे अपना लव कन्फेस कर रहे हैं। और इधर हम देखते हैं माओ सीनियर को मना करती है और उसे बोलती है, मैं अभी डेट नहीं करना चाहती किसी को भी। वो कहता है, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। माओ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सीनियर उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ पर रोक लेता है। तभी वहाँ पर मिस्टर गु आ जाता है और बोलने लगता है, कल तुमने मुझे अपना प्रोजेक्ट ईमेल नहीं किया। वो उसे सॉरी कहती है और बोलती है, कल मैं हॉस्पिटल गई थी और मैं अपना प्रोजेक्ट सेंड करना भूल गई थी। तो वो सीनियर बोलता है, कल तुम हॉस्पिटल गई थी, तुमने मुझे इस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्या तुम्हारी तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई है? तो मिस्टर गु बोलता है, आखिर तुम्हें इतनी क्यों फिक्र हो रही है माओ की? तो वो कहता है कि माओ मेरी गर्लफ्रेंड है। इस पर माओ फट से बोलती है, सीनियर आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरी बहुत ही हेल्प की है, इसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन मैं अभी किसी को भी डेट नहीं करना चाहती। तो वो बोलता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन आप ये आराम से सोचकर बता सकती हैं, इसमें कोई भी जल्दबाजी ना करे और मैं आपको इसके लिए फोर्स नहीं कर रहा। मिस्टर को ये सुनकर बहुत ही जेलस फील करता है और वो माओ से कहता है, क्या तुम इसके साथ अपना कन्फेशन डिस्कशन करना चाहती हो या फिर मेरे साथ चलकर पेपर सबमिट करवाओगी? तो वो उसके साथ उसके कार में आ जाती है। तभी मिस्टर गु उसका बेल्ट लगाने लगता है। तो वो दोनों क्लोज हो जाते हैं और वो उससे कहने लगता है, तुम उस लड़के से दोबारा मत मिलना। वो बोलती है, हाँ। मिस्टर गु बोलता है, तुम इतना इजीली मान कैसे गई? और बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं उस लड़के के लायक नहीं हूँ। तो मिस्टर गु बोलता है, क्या तुमने बच्चे की वजह से उसे मना किया? वो बोलती है, हाँ। और कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं आप किसी लड़के के लायक हूँ। मुझ जैसी लड़की को आखिर कौन ही अपनाएगा जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। मिस्टर गु बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें अभी हॉस्टल रूम तक छोड़ देता हूँ और बाद में तुम अपना पेपर सबमिट करवा देना। माँ अपने रूम में आती है तो बाई उस पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है, क्या सीनियर ने तुम्हें प्रपोज किया है? माओ कहती है, देखो प्लीज मुझे परेशान मत करो, मुझे अभी अपना पेपर कंप्लीट करने दो। बाई फिर भी उसे परेशान करती है और पूछती है, मुझे सच बताओ, क्या सीनियर ने तुम्हें प्रपोज किया है? तभी रेन माओ का साइड लेते हुए उस पर गुस्सा करती है और बोलती है, आखिर तुम माओ के पीछे क्यों पड़ी हो? अगर तुम्हें ये पता करना है तो जाके सीनियर से ही क्यों नहीं पूछ लेती? तभी वहाँ पर वो दूसरी रूममेट आती है और बोलती है, सभी स्टूडेंट ने देखा है कि सीनियर ने इसे प्रपोज किया है और फिर ये मिस्टर गु की कार में जाकर बैठ गई थी। तुम सच में बहुत ही ज्यादा क्लेवर लड़की हो। अगर तुम यहाँ पर स्टडी करने आई हो तो सच बताओ, आखिर तुम्हारा सीनियर के साथ क्या चल रहा है? आखिर सीनियर ने तुम्हें प्रपोज क्यों किया? तो माओ गुस्सा कर चिल्लाती है कि हाँ माना, सीनियर ने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैंने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। ये सुनकर बाई खुश हो जाती है। माओ उस पर गुस्सा करती है और उसे बोलती है, तुम मुझे बुली नहीं कर सकती, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं मिस्टर गु को बता दूंगी और मैं चाहूँ तो तुम्हारी शिकायत हेड ऑफिस में कर सकती हूँ। ये बोलकर वो बैठ जाती है। तो वो कहती है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पलटकर जवाब देने की। तभी वो दोनों रूममेट बात करती हैं और उसे सुनाने लगती है उन लड़कियों के बारे में जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और उन लड़कियों ने बच्चा पालने के चक्कर में अपनी स्टडी भी बीच में छोड़ दी थी। ये सब जानबूझकर वो माओ को सुना रहे थे ताकि माओ डर जाए। और हमारी माओ भी बहुत ही भोली होती है, वो इनकी बातें सुनकर सच में डर भी जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि मैं भी इस बच्चे को दुनिया में नहीं ला सकती। और वो अपने बच्चे को सॉरी कहती है और अबॉर्शन की गोलियां लेकर वो बाथरूम में चली जाती है। जैसे ही वो डब्बा खोलकर गोलियां लेने लगती है तभी वहाँ दोनों रूममेट्स आ जाती हैं और उसके हाथ से मेडिसिन ले लेती है और वो कहती है, हमें पहले ही शक था कि तुम प्रेग्नेंट हो। और वो जल्दी से उसकी दवाइयाँ लेकर बाहर भाग जाती है। माँ उनके पीछे जाती है, मुझे मेरी मेडिसिन बॉक्स वापस करो। तभी वहाँ पर माँ की फ्रेंड रेन आ जाती है और वो बोलती है, तुम उनसे कौन सी दवाई मांग रही हो? तो माँ उसे सारी बात क्लियर कर देती है। उसकी फ्रेंड बोलती है, तुम्हें ये सब करने से पहले इस बच्चे के फादर को इन्फॉर्म करना चाहिए। इस पर माँ बोलती है, मैं उस रात नशे में थी, मुझे बच्चे के फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो उसकी फ्रेंड बोलती है, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने डैड को सारी बात बताऊंगी, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे उस आदमी को ढूंढने के लिए। फिर वो उसे खड़ा करती है और जैसे ही फोन चेक करती है तो वो माँ को बताती है कि जल्दी चलो, बाई तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैला रही है। इधर हम देखते हैं वो दोनों रूममेट्स मिलकर कुछ पैम्पलेट्स बांट रही होती है जिसमें माँ के बारे में लिखा होता है कि एक कॉलेज स्टूडेंट प्रेग्नेंट हो गई है और उसकी फैमिली बहुत ही पुअर है, तो उसे अबॉर्शन करवाने के लिए पैसे चाहिए। अभी वहाँ पर रेन आती है और वो दोनों पर गुस्सा करती है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तो वो बोलती है कि हम तो बस माँ की मदद कर रहे हैं क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ही पुअर है, हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि इस गरीब स्टूडेंट की हम मदद करें। तभी वहाँ पर वो सीनियर आ जाता है। बाई जल्दी से उसे दिखाती है कि देखो मैंने सच
बोला था ये प्रेग्नेंट है और तो मेरे पास सबूत भी है, मुझे माओ के पास से ये मेडिसिन मिली है। उस सीनियर को फिर भी ट्रस्ट नहीं होता। वो माओ के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि ये सब झूठ है ना, तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। यहाँ पर सभी लोग माओ के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं कि फिजिक्स की देवी प्रेग्नेंट हो गई और ये सच में बहुत ही घटिया लड़की है जो हमारे प्रोफेसर मिस्टर गू के पीछे भी लगी हुई है। माओ चुप रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है और वो नीचे गिरे हुए पैम्पलेट्स लेने लगती है। तभी वहाँ पर हमारे प्रोफेसर मिस्टर गू आते हैं जो माओ से पूछते हैं क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। फिर वो पूछता है कि आखिर ये पैम्पलेट किसने बनवाए। तो माओ की बेस्ट फ्रेंड बोलती है ये काम बाई और शू ने किया है। ये दोनों माओ की बेइज्जती करना चाहती है पूरे कॉलेज के सामने। तो वो दोनों रूममेट्स बोलती है हाँ हमने ही ये सब किया है और बोलती है मिस्टर गू ये लड़की हमारे कॉलेज का नाम खराब करने पे लगी हुई है, आपको इसे कॉलेज से बाहर करवा देना चाहिए। इसमें माओ बोलती है आखिर मैंने तुम दोनों का क्या ही बिगाड़ा है तो तुम मुझे इस तरह से सबके सामने फ्रेम करना चाहती हो। तो वो दोनों रूममेट्स बोलती है अगर तुम यहाँ पर स्टडी ही करने आती तो इतने सारे लड़के तुम्हारे पीछे क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि सीनियर भी तुम्हें इतना पसंद करते हैं। इस पर माओ की फ्रेंड रैन बोलती है तुम लोग बस माओ से जलते हो इसलिए ये सारी बातें बोल रहे हो। वो दोनों बोलती है आखिर हम ऐसी लड़की से क्यों जलेंगे जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई है। यहाँ पर माओ सीनियर से बोलती है कि आप इन सबको बता दो कि आपने मुझे प्रपोज किया था लेकिन मैंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, आप बताइए कि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। तभी वो सीनियर बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम उन लड़कियों में से हो। तो वो दोनों रूममेट बहुत खुश होती है और माओ से बोलती है कि देखो अब तो सीनियर को भी तुम्हारे बारे में पता चल गया है कि तुम किस तरह की लड़की हो। माओ की फ्रेंड बोलती है सीनियर आपको तो माओ का फेवर लेना चाहिए था क्योंकि आपकी वजह से ही माओ इतनी परेशानी झेल रही है। अगर आप माओ को पसंद ना करते तो ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी वो माओ के खिलाफ बोलता है। तो यहाँ पर मिस्टर गू उसे बोलते हैं देखा ये तुम्हारा लव डिजर्व भी नहीं करता। इस पर माओ बोलती है मुझे किसी के प्यार की नीड नहीं है और इस समय मुझे दूसरों की फीलिंग्स एक बोझ की तरह लग रही है। मिस्टर गू कहता है कि सभी की फीलिंग्स बोझ नहीं होती है और वो सभी पर गुस्सा करता है और बोलता है माओ अभी एक लीगल एज में है जिसमें वो बच्चा भी कर सकती है और शादी भी कर सकती है। तभी वो बाई बोलती है कि हाँ ये एक लीगल एज पर है लेकिन शादी से प्रेग्नेंट होना ये बहुत ही गंदी बात है। इस पर मिस्टर गू बोलता है तुम लोगों को किसने बताया कि ये शादीशुदा नहीं है। वो बोलने लगती है कि अगर ये शादीशुदा होती तो इसने इसके बारे में किसी को बताया क्यों नहीं। तो माओ मिस्टर गू को बोलती है कि प्रोफेसर आप मेरा पक्ष मत लो, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, आप मेरे लिए ये सब झूठ ना बोले। मिस्टर गू मन में बोलता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुम्हें ये भी नहीं पता तुम्हारी शादी हो चुकी है और किसी और के साथ नहीं वो भी मेरे साथ हुई है। और वो सभी को बताता है कि माओ शादीशुदा है और ये बच्चा भी लीगल है। तो बाई और शू कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ये सच में शादीशुदा है तो इसे खुद को कैसे नहीं पता। तो मिस्टर गू बताता है कि ये अपनी स्टडीज की वजह से अपनी शादी को पब्लिक नहीं करना चाहती है। तो वो बोलती है कि हमें तो अभी भी ट्रस्ट नहीं है और वो बोलती है कि आपको इसके बारे में कैसे पता। तो मिस्टर गू बोलता है ये मेरी स्टूडेंट है और मुझे अपने स्टूडेंट के बारे में सब कुछ पता रहता है और मैंने इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी पढ़ी है। फिर माओ जब इन्फॉर्मेशन पढ़ती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है मैं तो सच में शादीशुदा हूँ। फिर वो लोग भी देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि ये तो सच में मैरिड है। फिर वो सीनियर उसे सॉरी कहता है कि अगर तुम शादीशुदा थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में गलत फहमी हो गई, मैंने तुम्हारे बारे में गलत समझा। तो शू बोलती है सीनियर आप इसे अच्छी लड़की समझ रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, जान करके अपने शादी के बारे में छुपाया है ताकि ये दूसरे मर्दों को अपनी जाल में फंसा सके। तो मिस्टर गू उस पर गुस्सा करता है कि बिना सबूत के अगर किसी भी स्टूडेंट के बारे में गलत बातें फैलाई तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से बाहर फिकवा दूंगा। फिर वो उसे समझाने लगती है कि हमें तो चुप ही हो जाना चाहिए नहीं तो हमें कॉलेज से बाहर कर दिया जाएगा। तो बाई कहती है मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मेरे डैड इस कॉलेज के शेयर होल्डर है और ये एक पुअर स्टूडेंट है और ये एक गरीब प्रोफेसर है, आखिर ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। तो शू बोलती है हम माओ को तो बाद में देख लेंगे और वो दोनों जाने लगती है। तभी मिस्टर गू उसे रोकता है और बोलता है आखिर तुम दोनों जा कहाँ रही हो, और वो माओ से सॉरी बोलने के लिए बोलता है। तो वो बोलती है आखिर मेरी गलती क्या है जो मैं सॉरी बोलूं। तो प्रोफेसर बोलते हैं तुमने माओ के खिलाफ झूठी बातें फैलाई है उसको बदनाम करने के लिए। तो बाई बोलती है इसमें मेरी क्या गलती, आखिर उसने ही अपनी शादी के बारे में सबसे छुपाया था और उसी की वजह से उसकी बदनामी हुई है।
तो माओ कहती है कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो वो सॉरी कहने के लिए रेडी नहीं होती। तभी शाओ के पास उसके डैड का कॉल आता है और वो उस पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि आखिर तुमने किस स्टूडेंट से पंगा लिया है और अभी की अभी उसे माफी मांगो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो अपने डैड से बात करने के बाद माओ पर गुस्सा करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो मेरे डैड मुझ पर इस तरह से गुस्सा कर रहे हैं कि मैं तुमसे माफी मांगू। तो माओ बोलती है तुम माफी मांग रही हो या नहीं। फिर उससे सॉरी कहती है। तो मिस्टर गु बोलता है क्या तुम्हें इसकी सॉरी सिंसियर लगी। तो माओ कहती है बिल्कुल भी नहीं, इसे मुझे इस तरह से सॉरी बोलना चाहिए जिस तरह से ये पैम्पलेट बांट कर सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी। फिर भाई नीचे बड़ा पैम्पलेट उठाती है और उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो सीनियर उसके पास आता है और उसे बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं उनकी बातों में आ गया था। तो अब माँ बोलती है सीनियर आप दूसरों की बातों में आकर मुझे इस तरह से जज नहीं कर सकते। आप मुझे पसंद करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके लव को एक्सेप्ट कर लूं। ये देखकर प्रोफेसर मन में सोचता है कि अब ये बड़ी हो चुकी है और खुद के लिए स्टैंड ले सकती है। वो सीनियर माओ से पूछता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम्हारी शादी किसके साथ हुई है। तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी केयर क्यों नहीं कर रहा। तो माओ कहती है तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व मत हो। वो बोलता है मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ। मिस्टर गु बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि माओ का हस्बैंड उसकी केयर नहीं करता जो तुम उसके बारे में ऐसा बोल रहे हो। वो सीनियर बोलता है मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ अगर वो उसकी इतनी ही केयर करता तो माओ को अबॉर्शन पिल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक गैर जिम्मेदार आदमी है जो इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। तो मिस्टर गु उस पर गुस्सा करते हैं। वो सीनियर बोलता है आखिर आप इस मैटर में क्यों पड़ रहे हो। मिस्टर गु माओ का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं। माओ की फ्रेंड ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और मन में बोलती है मिस्टर गु और माओ साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। तभी वो सीनियर उस पर गुस्सा करता है और बोलता है माओ पहले से शादीशुदा है और हमारे प्रोफेसर कितने ज्यादा बड़े हैं उससे। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। रेन सर खुशाने लगती है कि माओ शादीशुदा है तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया और मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। इधर हम देखते हैं प्रोफेसर माओ को अंदर लेके चला जाता है और उससे पूछता है क्या तुमने वो अबॉर्शन पिल्स ले ली थी क्या। वो बोलती है मैं लेने ही वाली थी लेकिन बाई मेरे हाथ से छीनकर भाग गई थी। वो बोलता है क्या तुम सच में अभी भी बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती। तो वो बोलती है प्रोफेसर प्लीज आप इस बारे में कुछ भी ना पूछे, ये मेरा पर्सनल मैटर है। और वो उसे थैंक यू बोलती है कि आपने मेरी इतनी मदद की और नकली प्रोफाइल बनाई जो कि एकदम असली लग रही थी। उसे देखकर तो एक बार मैं भी चकरा गई कि क्या मैं सच में शादीशुदा हूँ। मिस्टर गु उससे बोलता है तुम पहले मेरी बात का जवाब दो, क्या तुम सच में इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती। तो वो बोलती है आपने देखा ना सबके सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं कि ये लड़की शादी से पहले ही माँ बनने वाली है और मैं अच्छी माँ बनने के लायक ही नहीं हूँ और मुझे इस बच्चे के डैड के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मिस्टर गु बोलता है कि अगर तुम्हें इस बच्चे के डैड के बारे में पता चल जाए और वो इस बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हो जाए तो क्या तुम इस बच्चे को इस दुनिया में लाओगी। तो माओ कहती है मेरा बचपन बिना डैड के ही निकला है और आप तो जानते ही होंगे कि मेरी माँ कैसी है। मैं तो अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट फादर ढूंढना चाहती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा नहीं हो पाएगा। वो बोलता है ऐसा नहीं है, तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। और वो बताता है कि मैं ही इस बच्चे का डैड हूँ। वो बोलती है कि प्रोफेसर आप मेरे लिए ये सब मत करिए। वो बोलती है मैं जानती हूँ ऐसा नहीं हो सकता। वो बोलता है नहीं ये सच है, जो तुमने अपने बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी है वो सच है और तुम सच में शादीशुदा हो और तुम्हारी शादी मुझसे हुई है और मैं ही इस बच्चे का डैड हूँ। और मैं तुम्हें बता दूँ हम लास वेगास मिले थे, वहाँ पर हमने शादी की थी और मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए ही आया हूँ और तुम्हारी वजह से ही मैंने ये कॉलेज ज्वाइन किया है। वो बोलती है क्या सच में तुम मेरे लिए यहाँ पर आए हो। वो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैं अपनी वाइफ के लिए आया हूँ। वो कहती है हाँ मैं लास वेगास गई थी और मैं एक आदमी से भी मिली थी लेकिन मेरी शादी नहीं हुई थी उससे। तो वो बोलता है लगता है तुम्हें याद नहीं है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। जब हम दोनों होटल रूम में गए थे तो तुमने इंटीमेट होने से मना कर दिया था तो मैं तुम्हें चर्च लेके गया और हमने वहाँ पर शादी की थी और शायद तुम्हें ये पता नहीं है वहाँ पर इस तरह चर्च में शादी करने से शादी लीगल हो जाती है। वो कहती है क्या ये सच है। फिर वो कहती है रुको मैं इसके बारे में जानकारी निकालती हूँ। फिर वो इसके बारे में सर्च करती है तो ऑनलाइन अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखकर हैरान हो जाती है और कहती है क्या सच में इतना सिंपल है वहाँ शादी करना। वो बोलता है अब तुम्हें विश्वास हुआ कि हमारे
तुम्हारी शादी हो चुकी है और ये हमारा रियल मैरिज सर्टिफिकेट है। वो बोलता है तुम इतना हैरान क्यों हो, क्या तुम्हें मेरी वाइफ नहीं बनना? वो कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं बस अभी बहुत ज्यादा हैरान हूँ। तो वो कहती है जब आपको पहले से ही मेरे बारे में पता था तो आपने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? तो प्रोफेसर बोलता है पहले मुझे तुम्हारे बारे में कंफर्म नहीं था कि तुम वही लड़की हो या फिर नहीं, क्योंकि मैं भी तो नशे में था, मुझे तुम्हारा फेस अच्छे से याद नहीं था। पर जब तुम ऑफिस में आई थी तो मैं तुम्हें तुम्हारी स्मेल से पहचान गया था, इसलिए मैंने तुम्हें पूछा कि तुम लास वेगास गई थी या नहीं, लेकिन तुमने मुझे सच नहीं बताया। और मैंने तुम्हारे हाथ पर वो निशान भी देखा लेकिन वो नहीं था, तो मुझे लगा वो तुम नहीं हो। वो बोलती है वो निशान मेरे अल्कोहल की एलर्जी से हुआ था, जो कि कुछ टाइम बाद में हट जाता है। वो बोलता है अच्छा तो ये बात थी। वो बताता है कि मेरी फैमिली को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और तुमने तो मेरी मॉम को उस दिन हॉस्पिटल में देखा ही था, तो तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो माँ कहती है लेकिन मेरे फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं आपको डिजर्व नहीं करती। तो मिस्टर गो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। वो बोलती है कि क्या तुम सच में मुझे और मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो? तो वो बोलता है ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है, तो क्या अब तुम इन बच्चों को जन्म दोगी? तो वो बोलती है हाँ, और कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं एक अच्छी माँ बनूंगी या नहीं, लेकिन तुम अच्छे डैड जरूर बनोगे। फिर मिस्टर गो उसे पूछता है क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना पसंद करोगी? वो बोलती है आखिर मैं ऐसे कैसे चल सकती हूँ, अगर तुम्हारी मॉम को मैं अच्छी नहीं लगी तो? वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरी मॉम ने तुम्हें देखा है और उन्हें तुम्हारी फैमिली से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर माँ मन में सोचती है कि हमारे बीच में बेशक प्यार नहीं है, लेकिन ये एक जिम्मेदार आदमी है। फिर वो उसे बोलती है लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी स्टडी है, मैं अपनी स्टडी को पूरा करना चाहती हूँ। तो बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने स्टडी के साथ तुम्हारी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ग्रेजुएशन में हेल्प करूंगा। वो बोलती है बिल्कुल भी नहीं, अपनी मेहनत से अपने दम पर ग्रेजुएट होना चाहती हूँ, ना कि किसी की सपोर्ट से। वो यस करता है। वो बोलती है थैंक यू प्रोफेसर। तो मिस्टर गो बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे इस नाम से नहीं बुलाना चाहिए? इस पर माँ बोलती है लेकिन मैं तो आपको प्रोफेसर ही बोलती हूँ ना। वो बोलता है आखिर ऐसी कौन सी वाइफ है जो अपने हस्बैंड को प्रोफेसर बोलकर बुलाती है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। वो बोलती है ठीक है, अब से मैं आपको आपके नाम से ही बुलाऊंगी, लेकिन कॉलेज में सभी के सामने मैं आपको प्रोफेसर ही बोलूंगी, क्योंकि मैं अभी किसी को भी हमारे रिलेशन के बारे में नहीं बताना चाहती, नहीं तो सब आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। वो बोलता है अब तुम इसकी फिक्र मत करो, अब तुम्हें कोई भी बुली नहीं करने वाला। फिर वो उसे अपने घर लेके चला जाता है और अपनी मॉम से मिलवाता है। माँ को देखकर उसकी मॉम बहुत ही हैप्पी होती है और बोलती है आखिर मेरा बेटा मेरी बहू को ले ही आया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अगर मेरा बेटा तुम्हें कभी परेशान करे तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी बहुत केयर करता है। जब माँ ये बताती है कि वो इस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए तैयार है, तो ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ही खुश होती है और कहती है ये आखिरकार मुझे मेरी बहू और पोते एक साथ ही मिल चुके हैं। और वो उसे बताती है कि तुम्हें पता है इसने कभी भी किसी लड़की को अपने नजदीक नहीं आने दिया और मुझे तो शक होने लगा था कि कहीं ये नामर्द तो नहीं है। ये सुनकर माँ स्माइल करती है और वो बोलती है तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की मैं कमी नहीं होने दूंगी, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। फिर वो यहाँ पर उसे उसका रूम दिखाती है जो माँ को बहुत ही अच्छा लगता है। मिस्टर गु बताता है कि अब से ये हम दोनों का रूम है। फिर वो दोनों रात में सोते हैं एक ही बेड पर। मिस्टर गु माओ के साथ रोमांटिक होने लगते हैं, लेकिन माओ बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर वो एक तरफ करवट लेके सो जाते हैं। फिर अगले दिन वहाँ पर डॉक्टर आता है माओ को देखने के लिए और बताता है कि बच्चे एकदम हेल्दी हैं और वो ट्विंस है। इधर हम देखते हैं वो उसे शॉपिंग पर लेकर जाता है और उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग करता है। तभी वहाँ पर बाई और शू आ जाती हैं और वो यहाँ पर भी माओ की इंसल्ट करने लगते हैं कि इसने जो कपड़े पहन रखे हैं ये बहुत ही ब्रांडेड हैं, और बोलती है मुझे तो लगता है कि ये कपड़े इसके फेक हैं। वो बोलती है इतने एक्सपेंसिव प्लेस पर आखिर तुम्हें यहाँ पर कौन लेकर आया? वो कहती है कि जरूर किसी आदमी को फंसाया होगा। तो वो सीनियर यहाँ पर आता है और वो इनकी बातों पर ट्रस्ट भी कर लेता है और वो माओ को उल्टा सीधा बोलने लगता है कि सच में तुम बहुत ही गंदी लड़की हो। माओ उस पर गुस्सा करती है कि आखिर वो होता कौन है उसे इस तरह से जज करने वाला। यहाँ पर मिस्टर गु भी आ जाते हैं और माओ की साइड लेते हैं और उन लोगों को बताता है कि मेरी वाइफ है। वो लोग इन दोनों के रिलेशन के बारे में उल्टा सीधा बकने लगते हैं कि आखिर एक स्टूडेंट और प्रोफेसर कैसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो मिस्टर गु बोलता है ये स्टूडेंट होने से पहले ही मेरी वाइफ थी
और गार्ड्स को बुलवाकर उन्हें बाहर करवाने को बोलता है। तो बाई बोलती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरे फादर बहुत ही ज्यादा रिच है। यहाँ पर मिस्टर गू भी उन्हें दिखा देता है कि असल में वो गू फैमिली का इकलौता वारिस है, जो कि इस शहर की सबसे पैसे वाली फैमिली है। और पिछली बार भी उसके डैड को बुलवाकर उसने ही माफी मांगने को बोला था। फिर गार्ड्स उन लोगों को पकड़कर बाहर फेंक देता है। फिर मिस्टर गू माओ को घर लेकर आ जाता है और बोलता है कि उसे कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो कहने लगती है कि मैं अपनी स्टडीज को इस तरह से बीच में नहीं छोड़ सकती। तो मिस्टर गू उसे बोलता है कि मैं तुम्हें स्टडी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बस तुम अभी अपनी केयर करो। फिर हमें माओ की ग्रेजुएशन सेरेमनी को दिखाया जाता है और वो स्टेज पर भाषण दे रही होती है और वो बहुत ही अच्छे नंबर्स के साथ पास होती है। तभी वहाँ पर माओ की मॉम आ जाती है और सभी के सामने उसकी इंसल्ट करने लगती है और सबके सामने रोने लगती है और बोलती है कि मेरा सन इन लो इतना पैसे वाला है लेकिन मुझे पैसे ही नहीं देता। लेकिन माओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे बोलती है कि तुम मेरी मॉम बनने के लायक नहीं हो और वो उन्हें कोई भी पैसे नहीं देने वाली। फिर वो मिस्टर गू के साथ वहाँ से चली जाती है। रैन बाहर उन्हें बधाई देती है और बोलती है फाइनली हमने ग्रेजुएशन पूरी कर ही ली। फिर रैन उन दोनों को टाइम स्पेंड करने के लिए अकेले छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं और डिसाइड करते हैं कि बाकी की जिंदगी हम इसी तरह से एक दूसरे के साथ हंसी खुशी बिताएंगे। और इसी के साथ हमारे ड्रामा की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको हमारा ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।